हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है सबके लिए जो कठिन टॉपिक होता है आज आपके लिए सरल होने वाला है, क्योंकि धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर बच्चों, इससे कई तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि इसकी सुग्राहिता क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका उपयोग क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं। सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से कार्य करता है, इसकी बनावट कैसी होती है, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे बच्चों। लेकिन हाँ, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि कोई बच्चा सोचेगा कि 10 मिनट का आज का क्लास है, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। आज एक लंबा सेशन चलने वाला है, इसलिए सब लोग अपना समय लेकर के बैठें, खाली समय में इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग देखेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में या धारामापी की परिभाषा के बारे में। तो बच्चों, धारामापी शब्द से ही पता चलता है कि किसी परिपथ में यदि विद्युत धारा बह रही है तो धारा का मान कितना है उसका पता लगाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों। धारामापी उस उपकरण को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं अथवा धारा की प्रबलता का मापन किया जाता है कि किसी परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है। हो सकता है 2 एम्पियर की बह रही, हो सकता है 3 एम्पियर, हो सकता है 4 एम्पियर। तो बच्चों, हम धारामापी की सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से किसी परिपथ में धारा का माप कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा, उसमें आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर ये बताता है कि जो परिपथ है उसमें कितना धारा है या धारा उसमें है भी कि नहीं है, और है तो उसकी प्रबलता कितनी है बच्चों, ये कौन बताता है? तो ये गैल्वेनोमीटर की सहायता से पता चलता है। तो क्लियर है इतना सबको आपको? भाई साहब की धारामापी किसे कहेंगे, गैल्वेनोमीटर किसे कहेंगे बच्चों? तो एक प्रकार का उपकरण है जिसके माध्यम से किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का मान या उसकी प्रबलता का पता लगाया जाता है। ये जो आपका बच्चों गैल्वेनोमीटर या धारामापी 2 प्रकार से होता है। एक तो चल चुंबक धारामापी और दूसरा चल कुंडली धारामापी। यदि इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो प्रकार 2 प्रकार से होता है, ठीक है। एक तो चल चुंबक और दूसरा चल कुंडली धारामापी। इसके 2 प्रकार हैं बच्चों। एक आपका चल चुंबक, ठीक है, चल चुंबक धारामापी, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है बच्चों, सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और इसी को आज आप लोग पढ़ने वाले हो। चल कुंडली धारामापी बच्चों, चल चुंबक धारामापी आपके सिलेबस में नहीं है। शब्द से ही अर्थ निकलेगा कि चल चुंबक, चुंबक गति करे और कुंडली स्थिर रहे, चुंबक गति करे और कुंडली स्थिर रहे बच्चों, उस धारामापी को हम चल चुंबक धारामापी कहेंगे। इन्हें एक ऐसा धारामापी जिसमें चुंबक गति करे, कुंडली स्थिर रहे, तो वो चल चुंबक धारामापी कहलाएगा। लेकिन यदि ऐसा सिद्धांत हो कि भाई कुंडली, चल कुंडली, कुंडली गति करे, है ना, और चुंबक स्थिर रहे, तब वो आपका चल कुंडली धारामापी हो जाता है। और इस चल कुंडली धारामापी में भी 2 प्रकार है, ठीक है बच्चों। एक तो आपका निलंबित, ठीक है बच्चों, निलंबित चल कुंडली धारामापी, निलंबित चल कुंडली धारामापी, और बच्चों इसका जो दूसरा प्रकार है कीलकित या वेस्टर्न जिसे बोलते हैं, कीलकित या वेस्टर्न चल कुंडली धारामापी। इन दोनों में बच्चों, इन दोनों में कुंडली ही गति करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाहे आपका कीलकित हो या निलंबित हो, इन दोनों में कुंडली ही गति करेगा, ठीक है। इसलिए चल कुंडली धारामापी का बच्चों ये प्रकार है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं, और आप लोगों को एक एक पॉइंट लिखना है तो लिख सकते हैं, जिसको नहीं लिखना है तो भाई ना भी लिखे। और हमेशा कहता हूं कि बच्चों आप लोगों को प्यार और सपोर्ट भाई साहब जितना हो सकता है मेरे तरफ से
वो वीडियो लेक्चर के माध्यम से कराया जाता है। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स फ्री कर दो, तो भाई साहब आप सबको पता है कि टीचर को भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है 2 रुपए यार, तो नोट्स फ्री नहीं रहेगा, इसके लिए मात्र 100 रुपए लगता है बच्चों। कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूंगा, यदि कोई बच्चा चाहता है कि भाई सर का नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49, 9685 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। और इसके लिए जो नोट्स के जो चार्ज है मात्र 100 रुपए है। यदि कोई बच्चा लेना चाहता है, शिव सर का सपोर्ट करना चाहता है, तो मात्र 100 RS है और बढ़िया प्रॉपर नोट्स दिया जाता है ना। तो कांटेक्ट नंबर लिख दिया। चलिए, अभी आपने पढ़ा बच्चों धारामापी। धारामापी भाई साहब एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, विद्युत धारा का माप करते हैं, पता लगाते हैं बच्चों। इसके 2 प्रकार हमने पढ़ा, एक चल चुंबक धारामापी, चल कुंडली धारामापी। चल चुंबक धारामापी में आपने क्या देखा कि भाई साहब एक ऐसा उपकरण जिसमें बच्चों धारामापी की कुंडली स्थिर रहे और चुंबक विक्षेपित हो। क्या हो बच्चों, चुंबक विक्षेपित हो, है ना। जैसे एग्जांपल स्पर्शजा धारामापी और हेल्महोल्ट्ज धारामापी। इस धारामापी को हमने आज तक नहीं पढ़ा है और ना हम आपको आज तक पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में है ही नहीं। बस इतना समझो कि भाई साहब चल चुंबक धारामापी के अंतर्गत वे धारामापी आएंगे जिसमें चल चुंबक यानी चुंबक गति करेंगे बच्चों, आपका कुंडली स्थिर रहेगा, चुंबक विक्षेपित होगा। ओके, बस इतना ही जानना जरूरी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरा चल कुंडली धारामापी बच्चों, इस प्रकार के धारामापी में क्या चलेगा, कुंडली चलेगा, यानी कुंडली विक्षेपित होगा लेकिन चुंबक स्थिर रहेगा। आगे हम डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार से है, 2 प्रकार से, एक निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा बच्चों कीलकित कुंडली धारामापी। ये जो निलंबित कुंडली धारामापी, कीलकित कुंडली धारामापी, इन दोनों का हम डायग्राम आपको समझाएंगे। आपके एनसीईआरटी में केवल और केवल ऐसा दिया है कि चल कुंडली धारामापी को समझाओ, तो डायग्राम में तो वो भी चल कुंडली में निलंबित कीलकित का बनाया ही नहीं है, एकदम शॉर्टकट में बनाया गया है एनसीईआरटी में। बच्चों आप लोगों को एनसीईआरटी का भी मैं डायग्राम बना के बता दूंगा, आप लोग परेशान मत होना। फिलहाल अभी यहां पे इसका यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है कोई बच्चा, तो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि कहानी बड़ा लंबा चौड़ा चलने वाला है ना। चलो, चीजें क्लियर है यहां तक। निलंबित कुंडली धारामापी में क्या होगा बच्चों, निलंबित कुंडली धारामापी में इसमें क्या होता है कि कुंडली को, जो हमारे पास कुंडली है, उसको एक चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य रख करके एक निलंबन तार की सहायता से लटका दिया जाता है। निलंबित मतलब निलंबन तार की सहायता से, जो कि बच्चों आपका फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है, उसकी सहायता से इसको अपन लटका देते हैं, निलंबन तार की सहायता से लटका देते हैं बच्चों। लेकिन जो कीलकित कुंडली होता है तो 2 कीलों के बीच में कुंडली फिक्स कर दी जाती है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सिद्धांत वही है। समझने की कोशिश करिएगा। जो हमारा कुंडली है, कुंडली को हमको भाई साहब कहां गति कराना है, चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच गति कराना है बच्चों। जैसे आपके पास चुंबक है, चुंबक कुछ इस तरीके से बनाएंगे बच्चों, ये आपका N ध्रुव है और बच्चों इधर अपन ले लेते हैं, ये आपका S ध्रुव है, ये क्या है, S ध्रुव है। इसके बीच अपन कुंडली बनाएंगे बच्चों। कुंडली कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखेगा और इसमें फेरों की संख्या रहेगी भाई, तार है ना, ये फेरों की संख्या होगी, ये फेरों की संख्या होगी, कुछ इस तरीके से कुंडली होगा। मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, थोड़ा सा डीप में चर्चा करेंगे। और इसको इस तरीके से बनाएंगे बच्चों ताकि इसके लंबवत ही ये प्रवेश करे। कैसा प्रवेश करे, लंबवत प्रवेश करे, ताकि जहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो बच्चों समानांतर हो। आप चिंता ना करो, थोड़ा सा आप समय दीजिए। तो इस कुंडली को अपन को बच्चों घुमाना है, कुंडली को अपन को क्या करना है, घुमाना है। तो घुमाने के लिए अपन इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ऑटोमेटिक विक्षेप होगा। तो इस कुंडली को यदि केवल एक तार की सहायता से जोड़ दिया जाए बच्चों, केवल तार की सहायता से जोड़ दें, केवल तार की सहायता से जोड़ दें, है ना। और यहां पर एक हम क्या कर दें, इसी की सहायता से एक ऐसा जुड़ा हुआ है कि एक मान लीजिए स्प्रिंग जुड़ा है बच्चों। तो ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से निलंबन तार की सहायता से इसको हैंग कर दिया गया है, लटका दिया गया है। क्या कर दिया बच्चों, गया लटका दिया गया है, H की सहायता से इसको लटका दिया गया है। बस ये आपका एक T1 संयोजक है ना, और इसको भी एक T2 संयोजक से जोड़ दिए। ये अपना हो गया बच्चों, सीधा सीधा क्या हो गया, केवल निलंबित तार की सहायता से इसको अपन लटका देते हैं। लेकिन वहीं पे यदि इसको अपन ऐसा ना करके इसको एक कील की सहायता से ऐसा कर दें बच्चों कि अपन एक कील लगा दें,
ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसी कुंडली को एक कील की सहायता से जोड़ देते हैं। कील की सहायता से मतलब भाई साहब यहां पे एक कील है ना, एक कील ऐसा बच्चों है ना, और यहां पे आपका एक कील है, और फिर ये पूरा एक फ्रेम में बढ़िया टिका हुआ है बच्चों। अब ये क्या हो गया आपका कीलकित कुंडली धारा मापी। इसके लिए थोड़ा सा आप लोग डायग्राम देखेंगे, डायग्राम भी पूरा बुक का लेके आया हूं ताकि परेशान नहीं होंगे आप लोग। अब देखो यहां पे क्या नजर आएगा कि भाई साहब ये P1 और P2 के बीच में बढ़िया एक यहां पे बच्चों एक प्रकार से सपोर्टर लगा हुआ है। ये सपोर्टर है, पूरा रॉड में ही ये घूमता रहता है, ठीक है। यहां पे एक कील बढ़िया और एक कील यहां पर जमा दिया गया है, और ये पूरा एक रॉड में ही कुंडली लगी हुई है, एक रॉड में ही बच्चों कुंडली लगी हुई है, ठीक है। इसमें फेरों की संख्या n है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको क्या बोल सकते हैं, कीलकित कुंडली धारा मापी। लेकिन वहीं पे बच्चों जब हम यहां पर पहुंचेंगे, यहां पर देखिएगा, यहां पे पहुंचेंगे तो ये हमारा बच्चों, ये इसमें आप देखो कि एक पत्ती की सहायता से, बस पत्ती की सहायता से इसमें लटका दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया है, बस इसमें एक पत्ती की सहायता से लटका, निलंबन तार की सहायता से लटका दिया गया बच्चों, केवल निलंबन तार की सहायता से, और इधर अपन स्प्रिंग लगा देते हैं, है ना। तो ये जब निलंबन तार की सहायता से, तो इसे निलंबित कुंडली धारा मापी कह देते हैं, ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर। तो यहां पे जो कहानी चल रही थी वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये निलंबित कुंडली धारा मापी क्यों कहा जाता है, क्योंकि निलंबन तार की सहायता से कुंडली को बच्चों लटका दिया जाता है ताकि वो अपने जगह पर विक्षेपित हो सके। और कीलकित कुंडली धारा मापी में क्या है कि कुंडली के चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में दो चूलों, मतलब आपके पास दो चूल्हे हैं, P1 P2 आपने देखा, इस पर अपन क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। कीलकित भैया कील की सहायता से इसको संतुलित कर देते हैं। कुंडली के साथ एक संकेतक लगा देते हैं जो वृत्तीय पैमाने पर घूमता रहता है, ठीक है। ये आपका कंडीशन हो गया। चलिए कहानी में अभी ट्विस्ट नहीं आने वाला, अभी बाकी है, परेशान मत हो। अभी तो ये थ्योरी पोर्शन चल रहा था कि केवल आपको ये पता चला भाई साहब कि धारा मापी दो प्रकार से होता है, चल चुंबक और चल कुंडली। चल चुंबक में क्या होता है, चुंबक क्या होता है, गति करता, विक्षेपित होता है, कुंडली स्थिर रहती है। लेकिन जब चल कुंडली की बात करते हैं तो चल कुंडली यानी कुंडली विक्षेपित होता है बच्चों, और चुंबक स्थिर रहता है। इसी के अंतर्गत आप लोग पढ़ोगे निलंबित कुंडली धारा मापी, कीलकित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी निलंबन तार की सहायता से उसके हैंग कर देते हैं, लटका देते हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों कीलकित कुंडली धारा मापी को दो चूल्हों के बीच में उसको कुंडली को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। वो घूमता रहता है, ऐसा फिक्स रहता है कि वो घूमता रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अपना चूल्हा हो गया बच्चों, ये हाथ दोनों हाथ चूल्हा हो गया। अब इसको अपन ने फिक्स कर दिया, इसको आप घुमा सकते हो, ये घुमा सकते हो, घूम जाएगा, है ना। ऐसा मान लीजिए ऐसा सेट रहता है तो ये घूमता रहेगा बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अपन किसकी बात करते हैं बच्चों, निलंबित कुंडली धारा मापी। इसके संरचना के बारे में बात करेंगे, इसके संरचना के बारे में बात करेंगे। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों देख सकते हैं कि आयताकार वृत्ताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले एवं विद्युत तांबे के हल्के अनचुंबकीय पदार्थ एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है। इस कुंडली को स्थायी नाल चुंबक ध्रुव खंडों NS के मध्य कप फास्फर ब्रांच की पत्ती एफ द्वारा मरोड़ टोपी S से लटका दिया जाता है। फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ एक छोटा सा, है ना, वृत्तीय समतल दर्पण एम लगा होता है जो कि पत्ती के साथ साथ घूमता रहता है। समतल दर्पण पर लैंप पैमाना व्यवस्थित द्वारा प्रकाश डाल करके कुंडली विक्षेप ज्ञात कर लेते हैं। ये आपका संरचना है। अब इस संरचना को समझने के लिए बच्चों इसको आप समझिएगा, इसके साथ साथ मैं भी आपको डायग्राम समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आप समझो कि ये कुंडली बनाई कैसे जाती है। कुंडली इस प्रकार से बनाई जाती है बच्चों कि मैं कहता हूं कि एक फ्रेम है, एक फ्रेम है, एल्युमिनियम का एक फ्रेम है, कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है बच्चों। ऊपर का ढक्कन है, बाकी ये बेलनाकार फ्रेम होता है। बेलनाकार फ्रेम में, जब बेलनाकार फ्रेम में बच्चों इस वायर को अपन क्या करते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं तो ये वायर आयताकार बन जाएगा। देखो बच्चों थोड़ा समझने की कोशिश करना, मेरे बात को समझने की कोशिश करना बच्चों। जब इसको अपन इस तरीके से घुमाएंगे इसके चारों ओर, ये विद्युत रुद्ध तांबे की तार है। विद्युत रुद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों ओर विद्युत रोधी पदार्थ लगा हुआ है। अब देखो बच्चों ये जो तार है ये आयताकार हो गया कि नहीं, ये आयताकार हो गया कि नहीं, हां सर आयताकार हो गया। तो ये जो हमने
एक प्रकार से बच्चों कुंडली की बात की तो कुंडली एक आयताकार है। तो जरा नजर लगाओ, ये कुंडली आपको आयताकार नजर आ रहा होगा प्यारे बच्चों, ये कुंडली यहां पे आयताकार नजर आ रहा होगा। ये कुंडली का मतलब है फेरों की संख्या। विद्युत रुद्ध तांबे की तार है जो कि बच्चों लपेट करके बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसको किस में बनाते हैं? एक एल्यूमिनियम के फ्रेम में। ये एल्यूमिनियम कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है बच्चों? बेलनाकार होता है। बेलनाकार इसीलिए लिया जाता है ताकि इसमें वैल्यू अधिकतम आ सके। बेलनाकार होता है बच्चों। कैसा होता है? बेलनाकार। इसके अंदर भी एक क्रोड लगा रहता है जो कि नरम लोहे का क्रोड लगा देते हैं बच्चों। अब इसको करते क्या है, जैसे मान लीजिए बेलनाकार एल्यूमिनियम का फ्रेम हो गया, इसके चारों ओर जब हमने विद्युत तांबे के तार को लपेटा बच्चों तो ये आयताकार बन गया। अब इस पूरे सिस्टम को अपन एक फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से लटका देते हैं। देखो जरा, एच की सहायता से लटका हुआ है। और बच्चों इसके दूसरे सिरे को एक स्प्रिंग की सहायता से जोड़ करके कील के साथ व्यवस्थित कर देते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों करते हैं सर? इस स्प्रिंग को क्यों करते हैं? देखो, स्प्रिंग लगाने का कारण है कि मान लीजिए जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विक्षोभ होगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि यदि आयताकार कुंडली है और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित किया जाए तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ऐसे ये आयताकार कुंडली है। कैसा बच्चों? आयताकार कुंडली है। इस आयताकार कुंडली को हम चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच में रखकर यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विक्षोभ उत्पन्न होगा, है ना, आघूर्ण उत्पन्न होगा, है ना बच्चों। दो बल कार्य करेंगे, एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे तो इसको घुमाने का प्रयास करेंगे और जितना घूम जाएगा वही उसके माप को बताएगा। आप चिंता ना करें, सब समझ में आ जाएगा बच्चों। अब ये जब घूम जाएगा और जब धारा बंद होगी तो भाई वो घूम ही रह जाएगा। इसलिए स्प्रिंग लगा देते हैं कि भाई विद्युत धारा के प्रवाह में ये घूम तो जाता है। विद्युत धारा जैसे हमने प्रवाहित किया तो इसमें बच्चों आघूर्ण उत्पन्न हुआ तो ये तो घूम गया, लेकिन जब विद्युत धारा हम बंद कर देंगे यानी धारा प्रवाह वहां पे बंद हो जाएगा, है ना, तब वो क्या होगा? तो अपने मूल स्थिति में कैसा आएगा? तो ये स्प्रिंग जो है अपने मूल स्थिति में उसको ला देगा। समझ में आया कुछ? कि भाई यदि हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो अपनी स्थिति से थोड़ा सा विक्षोभ हो जाएगा, वही तो वैल्यू बताएगा, है ना। लेकिन जब धारा प्रवाह होना बंद हो जाएगा परिपथ में तो इसमें से भी धारा नहीं बहेगा। जब इसमें से धारा नहीं बहेगा तो फिर ये स्प्रिंग क्या करेगा? उसको अपने मूल स्थिति में ले आएगा जैसे स्टार्टिंग में रहता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब आप लोगों को लगेगा कि ये सर यहां पे क्या चीज दिखाई दे रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये एक छोटा सा दर्पण लगा रहता है एम। दर्पण क्यों लगा रहता है? क्योंकि अंदर, इसके अंदर एक पैमाना लगा है, पैमाना लगा है। पहले इसको देख लेते हैं कि ये कहां पे है, जीरो पे है। मान लीजिए विक्षेप हुआ भैया तो ये इसका पैमाना जो इसका बच्चों मान लीजिए स्प्रिंग यहां तक आ गया तो ये दर्पण भी घूमकर वहां पे चला जाएगा, क्योंकि वो भी तो घूमेगा ना। तो दर्पण की सहायता से हम देख पाएंगे भाई साहब कि ये कहां तक स्थित चली गई है। पहले ये दर्पण जीरो पे था, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे ये घूमेगा तो ये फास्फोर ब्रांच की पत्ती भी घूमेगी, साथ साथ दर्पण भी घूम जाएगा। भाई जैसे जैसे घूमेगा तो दर्पण भी घूम जाएगा, तो अंदर का पाठ लेना आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? ऊपर इसके एक फास्फोर ब्रांच की पत्ती लगी हुई है और बच्चों यहां पे दर्पण लगा हुआ इसके साथ, तो इसको पहले जीरो में सेट कर लिए, जीरो में सेट कर लिए। पहले से इस दर्पण की सहायता से देखा जीरो में सेट है। इसका समायोजन करना थोड़ा सा कठिन था तो इसको समायोजित कर लिए जीरो में, फिर विद्युत धारा प्रवाहित किए, फिर देखे भैया इसमें से यानी एक लाइट के माध्यम से देखते हैं कि अंदर कितना विक्षोभ हुआ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, फिलहाल अभी इसको अपन अलग करते हैं। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तेल का डब्बा है भाई, है ना, और अपने घर में इसका प्रयोग होता है। हम इसका ऐड नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पता चला वो, है ना, भाई साहब खुश हो जाए कंपनी वाला कि वाह यार फ्री में ऐड हो गया, है ना। हम जुगाड़ू आदमी हैं, जुगाड़ करके आपको समझाना भाई साहब, चाहे जैसा भी जुगाड़ करना पड़े। ठीक है, थोड़ा समझिएगा बच्चों। हमने संरचना में क्या बताया? संरचना में ये बताया, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि भाई जब हम बनाते हैं तो एक आयताकार या वृत्ताकार कुंडली लेते हैं बच्चों। आयताकार कुंडली ले लिया हमने और वो जो फ्रेम है वो वृत्ताकार मतलब एक बेलन के आकार है। जो तांबे के
पतले एवं विद्युत ऊर्ध्व तार को हल्के अचुंबकीय पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर, है ना, बनाई जाती है। इस कुंडली को स्थायी नाल चुंबक के ध्रुव खंड NS के मध्य फास्फोर ब्रांच की पतली पत्ती F द्वारा मरोड़ टोपी H से लटका दिया जाता है। फास्फोर ब्रांच की पत्ती के साथ एक छोटा सा बच्चों समतल दर्पण लगा रहता है, जो कि पत्ती के साथ साथ घूमता रहता है। समतल दर्पण पर लैंप पैमाना व्यवस्था द्वारा प्रकाश डालकर कुंडली का विक्षेप ज्ञात किया जाता है। कुंडली के मध्य में खाली स्थान में नरम लोहे का क्रोड C इस प्रकार रखा होता है कि वह कुंडली को कहीं भी स्पर्श ना करे। अब देखना बच्चों, यहां पर देखो जो मैंने संरचना में समझाया कि ये संरचना में ये समझाया कि भाई साहब सबसे पहले आप लोगों को ये बताया गया कि जब भी हम कीलकित कुंडली धारा मापी की बात करते हैं तो इस कीलकित कुंडली धारा मापी को बनाने के लिए हम या तो आयताकार या तो वृत्ताकार कुंडली लेते हैं। ये हमने आयताकार कुंडली ले लिया। आयताकार कुंडली क्यों बना, हमने आपको बताया कि एक बेलनाकार हमने फ्रेम लिया है जिसमें यदि तार को लपटाए बच्चों तो वो बेलनाकार हो सकता है, सॉरी वृत्ताकार हो सकता है या कि आयताकार हो सकता है। इस आयताकार बच्चों हमने जो फ्रेम बनाया है ये किससे बनाया है, तांबे के तार से बनाया, विद्युत ऊर्ध्व तांबे के तार से। जैसे बच्चों इसके अंदर कापर है यानी तांबे का तार है, लेकिन ऊपर तो विद्युत रोधी पदार्थ है, इसलिए विद्युत ऊर्ध्व तांबे के तार को बच्चों इसको एल्यूमिनियम के एक फ्रेम में क्या करते हैं बच्चों, इसको है ना समायोजित करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इस पूरे व्यवस्थित चीज को अपन एक फास्फोर ब्रांच की पत्ती से, है ना बच्चों, इसको क्या करते हैं मरोड़ टोपी की सहायता से लटका दिया जाता है। ये मरोड़ टोपी है, H की सहायता से लटका दिया जाता बच्चों। इस मरोड़ टोपी के नीचे जो फास्फोर ब्रांच की पत्ती है इसके साथ साथ एक दर्पण लगा रहता है। दर्पण का काम ये है कि जब बच्चों कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप मतलब अपने स्थिति में परिवर्तन होता है, तो लैंप की मदद से, इसमें अपन लैंप की मदद से अंदर का जो बच्चों विक्षेप है, कितना विक्षेप हुआ है, उस विक्षेप का पता लगाते हैं। अब आप लोगों को यहां पे समस्या जाएगा कि कैसे विक्षेप का पता लगाएंगे। मान लीजिए बच्चों अंदर पाठ्यांक है, मतलब वैल्यू है, 0 है ना, 1 है, 2 है, जो भी है बच्चों, या इधर 1 2 3। अब ये बच्चों क्या होता है कि जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको बताया कि कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है, कुंडली घूमता है, कुंडली के साथ साथ ये आपका फास्फोर ब्रांच की पत्ती भी घूमेगा, इसके साथ साथ लगा दर्पण भी घूमेगा। तो दर्पण जितना घूम जाएगा उतना पता चल जाएगा कि कितना एम्पियर का धारा बह रहा है। ठीक है बच्चों, फिर से समझिएगा, इस लैंप का काम, सॉरी इस दर्पण का काम क्या है। जब अपन इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप मतलब बलाघूर्ण के कारण ये घूम जाता है। जब घूम जाता है प्यारे बच्चों तो साथ साथ दर्पण और पत्ती भी घूमेगा, उसमें भी मरोड़ मतलब ऐंठन आएगा बच्चों, ऐंठन आएगा तो घूम जाएगा। जब घूमेगा तो दर्पण अब किस भाग पर जाकर के रुका है, पहले दर्पण को अपन ने ऐसा समायोजित किया कि अंदर जो पाठ्यांक है यानी जो आपका मतलब एक पैमाना का एक चिन्हित किया गया है 0 1 2 3 बच्चों, उसको 0 में समायोजित कर लेते हैं। धारा प्रवाह के पहले उसको 0 में समायोजित कर लेते हैं और जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो विक्षोभ होता है, मतलब थोड़ा सा आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसे घूमता है बच्चों तो पता चलता है भैया दर्पण की सहायता से लेंस यानी जो आपका एक प्रकार से लैंप है बच्चों, इसकी सहायता से प्रकाश डाल करके पता कर ली जाती है ना। अब इस सारे चीजों को व्यवस्थित करने के लिए बच्चों इसमें एक अपन क्या करते हैं स्प्रिंग लगा देते हैं और स्प्रिंग को कील T2 की सहायता से और जो मरोड़ टोपी है H का संबंध T1 कील से कर देते हैं बच्चों। और ये आपका जो कुंडली है वो नाल चुंबक, नाल चुंबक यानी बच्चों नाल चुंबक इस तरीके से होगा, अंदर वाला भाग जो है इस तरीके से मतलब भाग होगा, ये नाल चुंबक कहलाता है। ठीक है, ये N है बच्चों और इधर आपका हो जाएगी ये आपका S ध्रुव हो जाएगा, S ध्रुव हो जाएगा, तो ये नाल चुंबक होगा। अंदर जो होता है बच्चों ये एकदम ऐसा वक्र के आकार का होगा, बेलनाकार वक्र एक तरीके से होगा, ताकि बच्चों इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा जो आपका आयताकार पृष्ठ है इसके समानांतर रहे, आयताकार पृष्ठ के समानांतर रहे, आयताकार पृष्ठ के समानांतर रहे। अब इस बात को समझाने के लिए 5 मिनट लगेगा, 5 से 10 मिनट ये बात को समझाने के लिए लग जाएगा कि किस तरीके से आयताकार रहेगा। फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आया, इसकी संरचना के बारे में समझ में आ गया कि नहीं। यदि संरचना समझ में आ गया
तो कहानी में बच्चों ट्विस्ट आ चुका है। ट्विस्ट आ गया मतलब आप लोग समझना शुरू कर दिए। ठीक है, कहानी में ट्विस्ट आ गया है कि भाई साहब हम निलंबित कुंडली धारा मापी बनाने के लिए इसमें आयताकार एक कुंडली होता है बच्चों। इस आयताकार कुंडली को बनाने के लिए, ये आयताकार कुंडली है, बेलनाकार कुंडली भी हो सकता है या गोलाकार कुंडली भी हो सकता है बच्चों। गोलाकार ऐसा कुंडली भाई इसमें चारों ओर घूम जाएगा, या आयताकार होगा या गोलाकार होगा। ठीक है, इस कुंडली को अपन तांबे की विद्युत तार से बनाते हैं जो कि एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाया जाता है बच्चों, है ना। अब एल्युमिनियम के फ्रेम को क्या करते हैं बच्चों, इसको अपन एक फास्फोरस ब्रांच की पत्ती की सहायता से मरोड़ टोपी में लटका देते हैं। साथ में इसमें एक दर्पण लगा रहता है जिसके सहायता से लेंस के मतलब लैंप की सहायता से अंदर का पार्ट ज्ञात कर लेते हैं, या कुंडली के विक्षेप का कितना कुंडली में विक्षोभ उत्पन्न हुआ बच्चों उसको हम पता कर लेते हैं। ठीक है, साथ में अपन एक पास इसके अंदर भी एक क्रोड होता है बच्चों। क्रोड नर्म लोहे का क्रोड, इस प्रकार से इसको रखा जाता है कि कहीं भी वो संपर्क में ना रहे। इसके साथ साथ जो दूसरा सिरा होता है इसके साथ एक स्प्रिंग लगा दी जाती है जिसको T2 से जोड़ दिया जाता है और मरोड़ टोपी को T1 से व्यवस्थित कर दिया जाता है और कुंडली को बच्चों एक नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के बीच में रखा जाता है। ये इसकी संरचना हो गई। ठीक है, अभी आपने संरचना समझ लिया तो मान लीजिए कहानी में ट्विस्ट आ गया है और इसका थोड़ा सा आप लोग बच्चों ये चीज देख लो कि कितना विक्षेप है वो दर्पण की सहायता से ज्ञात की जाती है। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा है, पानी पीना पड़ेगा और इसके बाद क्लास लेना पड़ेगा। भाई क्लास लंबा चलेगा आज। यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए अब हम आपको समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसी के आगे की कहानी को समझाएंगे कि हमको ये नाल चुंबक का प्रयोग क्यों करना पड़ता है। ये नाल चुंबक का, इसको लेकर के अधिकांश बच्चे परेशान रहते हैं। ये नाल चुंबक का प्रयोग क्यों होता है सर? सीधा सीधा हम NS नहीं रख सकते थे। इसको इसलिए रखा जाता है ताकि ये जो आपका तल होगा उसके समांतर चुंबकीय क्षेत्र बनी रहे। इसके लिए अपन को एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है। बढ़िया सा डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये हम बच्चों क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं नाल चुंबक। क्या बना रहे हैं? नाल चुंबक। ठीक है सर, नाल चुंबक बना लिया। इसी की यदि आप कॉपी कर दो सर तो नाल चुंबक नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन ये कैसे? इसको अपन क्या करेंगे, घुमा देंगे। घुमाएंगे कैसे? इसको हम घुमा देंगे। ये भाई साहब, ये हमारा नाल चुंबक बन चुका है। अब ये नाल चुंबक अंदर जो वक्र है कुछ इस तरीके से है, N और S है बच्चों। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहां से जो चुंबक, जैसे आप लोगों को पता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं। हमेशा पृष्ठ से लंबवत निकलती हैं। मतलब जब यहां से निकलेगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से निकलेगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से निकलेगा कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से निकले कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहां से निकले कुछ इस तरीके से, ऐसा बच्चों, है ना। और यहां से जो प्रवेश करेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे प्रवेश करेगा, ऐसे प्रवेश करेगा, फिर यहां लंबवत हो गया, थोड़ा ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे बच्चों, है ना भाई। ये नाल चुंबक का वक्र इसी तरीके से अंदर जो है थोड़ा सा वृत्ताकार भाग बना दिया जाता है। अंदर का भाग जो बच्चों थोड़ा सा अवतल के आकार का, एक तरीके से कहा जाए तो अवतल के आकार का, है ना। अवतल बेलनाकार कटा हुआ भाग होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन मैं बताता हूं आपको। जैसा कि बच्चों मैंने यहां पे समझाया था बड़े प्यार से कि ये मैंने कहा बेलनाकार, एक कोई भी फ्रेम हो, बेलनाकार हो, वृत्ताकार, कैसा भी फ्रेम हो, फ्रेम से मतलब नहीं है। फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब इसमें अपन ने तार को लपेट दिया। ठीक है सर, तार को लपेट दिया। अब देखना बच्चों, अब ये तार कुछ इस तरीके से है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हां सर इसके अनुदिश भी जाएगा। देखना बच्चों, यदि अपन ने ऐसा किया, हां सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसा जा रही है, हां सर यहां से भी जा रही है। ये घूमकर ऐसा भी आया, आपको ऐसे ही दिखेगा,
अब आपको ऐसा नहीं दिखेगा ऐसा कर दे सर, देखने में ऐसे ही लगेगा ऐसा कुंडली, क्योंकि भाई हमने ऐसा डायग्राम ही बनाया है ना। तो कुछ इस तरीके से बच्चों कुंडली होगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, माइक का वायर खराब ना होने पाए, नहीं तो भाई 2000 की बाट लग जाएगी। फिर बच्चे बोलेंगे सर हम नोट्स तो लेंगे ही नहीं, तो आपको पैसे कहां से मिलेंगे। और जो बच्चे यार सपोर्ट करते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को जरूर आगे शेयर करना, दोस्तों को तो शेयर करते होंगे, क्लास में ग्रुप में शेयर कर देना। अब ये बन गई है। अब देखना, बड़े प्यार से देखना, इसको मैं बच्चों कैसे भी घुमाऊं। अभी मान लीजिए यहां पे है, ये वायर के साथ, ये वायर है बच्चों आयताकार पृष्ठ है, मान लीजिए यहां पे, तो इसके साथ ये इसी के डायरेक्शन में होगा। जिस तरीके से बच्चों आप लोगों का ये आयताकार, यहां पे आयताकार है ना, ये कुंडली आयताकार है, तो कुंडली आयताकार यदि ऐसा है बच्चों, तो यहां पे ये इसके समांतर रेखा है, ये वाली रेखाएं काम कर रही हैं, ये वाली रेखाएं, ये वाली रेखाएं और ये वाली रेखाएं काम कर रही हैं। लेकिन बच्चों जैसे से थोड़ा और हमने घुमाया, जब घुमाया तो अब यहां वाली रेखाएं काम करेंगी, तो यहां वाली रेखाएं काम करने लग गई। ठीक है, थोड़ा और घुमाया तो अब ये वाली रेखाएं काम करने लग गई, अब यहां पे रेखाएं काम करने लग गई। थोड़ी और घुमाया तो यहां पर ये रेखाएं काम करने लग गई, ये रेखाएं काम करने लग गई। मतलब ये कैसे भी स्थिति में रहे, कैसे भी स्थिति में रहे, कैसे भी स्थिति में रहे, लेकिन 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 भाई साहब जो हमारा कुंडली है, जो हमने कुंडली बनाया है, वो कुंडली जो आयताकार है, आयताकार जो कुंडली है प्यारे बच्चों, इस आयताकार का जो तल है वो समानांतर होगा किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। किसके? चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के। इसीलिए हम इसको नाल चुंबक हमेशा लेते हैं। नाल चुंबक क्यों बनाते हैं बच्चों? नाल चुंबक क्यों बनाते हैं? नाल चुंबक बनाने का रीजन ही है, नाल चुंबक बनाने का रीजन ही है कि भाई कुंडली को कभी भी हम कहीं भी यदि हम किसी तरीके से घुमा कर देखें, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा और जो कुंडली का तल है हमेशा समांतर होता है। अभी एक के बाद एक पॉइंट समझ में आएगा। जो बच्चा आज क्लास देख रहा ना, उसको एक एक इत्मीनान से मैं समझाने वाला हूं, बड़े प्यार से मजा आएगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ भैया, क्लास में समय लगेगा बच्चों, और याद करोगे आप लोग कि हाँ सर कुछ मजा आया है ना, कुछ मजा आया। लेकिन कब मजा आया? जब आपने समझा बच्चों, तब मजा आया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ इस तरीके से आयताकार पृष्ठ लेते हैं और इसको और आगे बढ़ा करके इस तरीके से बच्चों, अरे भाई थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बनाओ सर। ठीक, ठीक है सर, ठीक। अब मैंने कहा भाई साहब, यहां पे जो आपको कुंडली नजर आएगी, तो कुंडली ऐसी नजर आएगी, केवल ऐसा नजर आएगा बच्चों, है ना। और इसमें मान के चलता हूं, इसमें मान के चलता हूं कि जब मैं बात करूंगा कि तांबे के तार को लपेटा गया है, तो तांबे का तार कुछ इस तरीके से लपेटा गया है। इसका केवल एक ही भाग तो नजर आपको आएगा, पूरा भाग तो नजर आएगा नहीं। बोलो सर कैसे नजर आएगा? तो मैं ये बोल रहा हूं बच्चों कि जैसे मैंने इसमें तांबे के तार को लपेट दिया, तांबे के तार को लपेटा, सर पहले से लपेट लेते तो समय बचत होती। अरे भैया ये अपना तांबे का तार है, चल भैया चल चल चल, ये तो आपको कैसा नजर आएगा बच्चों? ऐसी तो नजर आएगा, ये तांबे के तार ऐसे तो दिखेंगे। ठीक है सर, तांबे के तार ऐसे दिख रहे हैं। अब मैंने इसको भैया इस तरीके से अब तक अप्तलाकार बनाया कि यहां पे जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलेंगी ऐसे, ठीक है, और यहां पे प्रवेश करेंगी, प्रवेश करेंगे कि नहीं। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है और जो बच्चों आपकी कुंडली का तल है वो समांतर है। यहां पे जो बच्चों आपका, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं कह रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और कुंडली का तल, कुंडली का तल, कुंडली का तल, कुंडली का तल हमेशा क्या है बच्चों? समांतर है, समांतर है। क्या है? समांतर। कुंडली का तल समांतर है। अब सर कहीं ऐसा हो जाता यदि कि मान लीजिए कुंडली थोड़ा सा घूम गया, कुंडली जब घूमेगा, जब कुंडली घूमेगा प्यारे बच्चों, कुंडली यदि घूम गया तो कुंडली घूमने के बाद भाई अब ऐसा मान लीजिए नजर आने लग गया, ऐसा नजर आने लग गया। कुंडली में जो विद्युत क्षेत्र, सॉरी ये जो आयताकार जो कुंडली का तल है कुछ ऐसा दिखने लग गया।
अब यहां पर तो हमने इसे इसलिए बनाया है, ये वक्राकार मतलब एक तरीके से अवतलाकार इसलिए बनाया है कि भाई यहां से भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और यहां पे प्रवेश भी कर रही हैं, तब भी यहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का तल समांतर होगा। अब जब कुंडली का तल समांतर है तो एरिया वेक्टर के साथ लंबवत होगा। बच्चों समझना 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 समझना, बड़े प्यार से समझना कि भाई चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली का तल समांतर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के एरिया वेक्टर के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। बच्चों जैसे समझना, बच्चों बड़े प्यार समझना। अब मेरे पास एक कॉपी है बच्चों, कॉपी है, देखना ये जो एरिया है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है, एरिया भी इधर है, ठीक है, एरिया का भी इधर है, ठीक है बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र और ये जो आयताकार लूप लिया हमने, इसका जो तल है और चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होता है। किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होता है। तो एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण कितना बनेगा बच्चों? थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा। थीटा बराबर बच्चों 90 डिग्री बनेगा। थीटा बराबर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब इससे आप लोगों ने एक चीज, अब ये डायग्राम से एक चीज समझा कि कुंडली को हमने इन दोनों चुंबक इन ध्रुव खंडों के बीच इस प्रकार से रखा है कि कुंडली का जो तल है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समांतर रहेगी। कुंडली का जो तल है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समांतर होगी। लेकिन बच्चों कुंडली का जो एकांक सदिश एरिया वेक्टर बच्चों है ना, जिसे हम एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश जिसे बोलेंगे, क्षेत्र सदिश जिसे बोलेंगे बच्चों, है ना। एक प्रश्न, एरिया वेक्टर का मतलब होता है क्षेत्र सदिश। वो हमेशा क्षेत्र सदिश किसी भी पृष्ठ के लंबवत होता है बच्चों। तो मैं ये कह रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा और बच्चों कुंडली का तल समांतर है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा और कुंडली का तल समांतर है, लेकिन एरिया वेक्टर के लंबवत होगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से लंबवत बाहर की ओर होगा। मान लीजिए यहां पे आपका बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और उसका तल भी ऐसा है। जब तल ऐसा है ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसा है, तो समानांतर तो हो गया, लेकिन उस तल का एरिया वेक्टर तो लंबवत ही होगा। जब एरिया वेक्टर बच्चों तल के ही लंबवत है और तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, मैं ये कह रहा हूं कि तल भी इसी दिशा में है और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है, लेकिन एरिया वेक्टर जो है बच्चों, एरिया वेक्टर तल के लंबवत होगा तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी लंबवत होगा, तो थीटा बराबर आपका 90 डिग्री बन जाएगा। ये चीज आपको बताना नहीं है, बाहर से कुछ इस तरीके से, और एनसीईआरटी में ऐसे ही डायग्राम बना हुआ और कुछ अलग से डायग्राम बना ही नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में ज्यादा डायग्राम बना ही नहीं है। कोई सोचेगा कि एनसीईआरटी बड़ा लंबा चौड़ा दिखता है, तो एनसीईआरटी में तो यूं आसानी से 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको बनाना है नहीं बनाना है वो आपकी मर्जी है, बिल्कुल परेशान मत होना। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना बच्चों। ये चीज आपको ज्यादा परेशान करेगा। बस इतना आप समझो कि सर जो कुंडली है उसको हमने एक नाल चुंबक के बीच में रखा है। नाल चुंबक का जो आकार है वो अवतल बेलनाकार है, मतलब एक प्रकार से बेलन है, फिर अवतलाकार भाग कटा हुआ है। उसको इस तरीके से बनाया ताकि कुंडली के तल के हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर रहे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुंडली के तल के समांतर रहेगा तो उसके एरिया वेक्टर के लंबवत रहेगा बच्चों। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे बच्चों क्या, अब हम बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। ठीक है, संरचना हमारा हो गया। अब चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत ये कहता है, चल कुंडली धारा मापी में आपको मैंने बता दिया कि भाई साहब जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो कुंडली ही घूमेगा, और जब कुंडली घूमेगा तो उसमें बल आघूर्ण लगेगा। तो एक आयताकार कुंडली है, एक आयताकार कुंडली है, यदि किसी ध्रुव खंडों के यानी चुंबकीय ध्रुव खंडों के बीच में रखा गया है और उसमें धारा प्रवाहित करें, तो हमने एक थ्योरम कराया था कि आयताकार लूप पर बल युग्म आघूर्ण, तो आपने पढ़ा था बच्चों कि टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। और मैंने ये बता दिया भाई साहब
कि थीटा का मान 90 डिग्री रहेगा। इसके पहले भी 5 मिनट की कहानी, 10 मिनट की कहानी क्या चल रही थी कि थीटा का मान 90 डिग्री ही रहेगा। थीटा का मान 90 डिग्री क्यों रहेगा? मैंने ये बताया कि भाई साहब, जो मैंने एक कुंडली लिया है तो कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समांतर है, उसके एरिया वेक्टर के लंबवत होगा। एरिया वेक्टर लंबवत रहता है ना, जैसे मान लीजिए तल है तो एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत रहेगा। तो मान लीजिए तल इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र और तल सेम है, लेकिन एरिया वेक्टर के साथ बच्चों, तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। जब थीटा का मान रखेंगे 90 तो NIAB sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है? 1, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। ये आपका बल आघूर्ण लगेगा बच्चों, यहां पे लिखा भी गया है टाउ बराबर NIAB। ठीक है, क्लियर बच्चों? यहां पर मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा कि भाई साहब, किसी भी हम कुंडली में चलेंगे, चाहे आप इस कुंडली को ले लो, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तो इसमें विक्षेप होता है, वो आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार होता है। धारा की दिशा बदलोगे तो विक्षेप का भी दिशा बदल जाएगा, है ना। धारा की दिशा बदले तो कुंडली में विक्षेप की भी दिशा बदल जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार मान लीजिए इस तरीके से है कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता दो। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है बच्चों, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है सर। चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और धारा मान लीजिए इधर बह रहा है, धारा इधर, तो ये धारा की दिशा को बताए, तो बल कहां लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, ठीक है बच्चों। और धारा इसमें इधर बहेगा तो बल ऊपर की ओर लगेगा, अंदर की ओर मतलब। तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, ये मेरे पास है बच्चों, तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई एक बल इधर लगा और एक बल अंदर की ओर, तो इसको घुमाने का काम करेगा। और जब घुमाएगा तो भाई इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, और यही जो बल आघूर्ण है किसी भी कुंडली पर, आयताकार कुंडली हो या जैसा भी कुंडली हो, उस पर जो बल आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर क्या होता बच्चों? NIAB sin थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री। क्योंकि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र रेखा और इसका तल समांतर है, लेकिन उसके एरिया वेक्टर के लंबवत है, तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB। ठीक है बच्चों, एक चीज और है, जैसे ही बच्चों इसमें आघूर्ण उत्पन्न हुआ, उतना ही बच्चों यहां पे जो आपका एक, मैंने जैसे इसमें तो मान लीजिए तार, मतलब एक प्रकार से बच्चों जो निलंबन तार है नहीं लगा है, तो फिर भी इसमें ऐंठन होगा। ये दोनों पूरा का पूरा, ये जो बच्चों आपका कील है एक प्रकार से, है ना, ये पूरा का पूरा घूमेगा, तो इसमें एक ऐंठन उत्पन्न होगी। क्या होगी? ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी। और वो जो ऐंठन उत्पन्न होगी वो भी एक बल ही है बच्चों, वो भी एक बल है जो कि K फाई के बराबर होता है। स्प्रिंग में जो ऐंठन उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, एक दूसरे के विपरीत है ना बच्चों, तो ऐंठन उत्पन्न होता है। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे, बच्चों, जब यहाँ पर हम देखते हैं, कहाँ गया डायग्राम भाई, यहाँ पे फास्फोरस ब्रांच की पत्ती लगी हुई है, इसमें तो सीधा सीधा बच्चों ऐंठन उत्पन्न होता है। ये जो ऐंठन उत्पन्न होता है वो K फाई के बराबर होगा, और ये जो ऐंठन उत्पन्न होता है बच्चों, ये आघूर्ण के बराबर होगा, क्योंकि जितना इसमें आघूर्ण लगेगा उतना ही इस फास्फोरस ब्रांच की पत्ती अर्थात निलंबन तार में ऐंठन होगी। क्या होगी बच्चों? ऐंठन होगी। निलंबन तार में ऐंठन कितनी होगी? जितना इसमें आघूर्ण होगा। अर्थात इस आयताकार लूप पर, आयताकार कुंडली पर जो भी बल आघूर्ण का मान होगा वो इसके ऐंठन के बराबर होगी बच्चों। किसके बराबर होगी? ऐंठन के बराबर होगी। ठीक है, चीजें क्लियर? तो सिद्धांत में आप लोगों को थोड़ा सा समझना है और देखना बच्चों, मैंने क्या लिखा है कि जब कुंडली में, बच्चों प्यारे बच्चों देखना, जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में विक्षेपक बल आघूर्ण लगता है। ये मैंने आपको समझाया कि टाउ बराबर NIB कार्य करने लगता है। जहां N कुंडली में फेरों की संख्या, I उसमें बहने वाली धारा, A कुंडली का क्षेत्रफल है बच्चों, है ना, तथा B चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के त्रिज्यीय होने के कारण कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। बड़े प्यार से इसको मैंने समझाया कि त्रिज्यीय होने के कारण, अवतलाकार भाग होने के कारण कुंडली का तल, बड़े प्यार से देखो भैया, कितने बार बका हूं, और यदि इतना में भी समझ में नहीं आया तो समझो कहीं भी क्लास कर लेना दुनिया में, आपको समझ में नहीं आएगा प्यारे बच्चों। कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है।
ठीक है बच्चों, विक्षेपक बल आघूर्ण के कारण स्प्रिंग में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिससे ऐंठन बल आघूर्ण भी कार्य करने लग जाता है। तो संतुलन की स्थिति में जो आपका बच्चों, संतुलन की स्थिति में जो विक्षेपक बल आघूर्ण होगा, जो विक्षेपक बल आघूर्ण होगा, संतुलन की स्थिति में विक्षेपक जो बल आघूर्ण होगा, जो बल आघूर्ण होगा वो ऐंठन आघूर्ण के बराबर होगा। किसके बराबर होगा बच्चों? ऐंठन आघूर्ण के बराबर होगा, ऐंठन आघूर्ण के बराबर होगा। अब इसको आप लोगों ने पढ़ा ही लिया कि सर इसका जो मान होता है NIAB, साइन थीटा क्यों हटा दिया? क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और इसका मान होता है K फाई। बच्चों क्या होता है? K फाई। ठीक है, तो यहां से हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? फाई का मान निकाल लो, के का मान निकाल लो बच्चों। वैसे तो धारा कितना बह रहा है, तो धारा का मान निकालना है, क्योंकि धारा, भाई धारा का तो मान निकालते हैं, तो धारा के लिए कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? इस पूरे को पक्षांतर कर दो, तो के फाई बराबर NIAB होता है। आई कहां से आ गया सर? आई तो हटाना पड़ेगा ना, आई तो हटाना पड़ेगा ना, तो आपका N हो जाएगा, A हो जाएगा और B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां पे हम थोड़ा सा देखिएगा, यहां से इसको थोड़ा सा अलग सा सेपरेट करते हैं। अलग सा सेपरेट करने का मतलब, जैसे I बराबर हमने कहा, इसको K बटा NAB इसको अलग कर दिया बच्चों, और इसको फाई कर दिया। इसको अपन चूंकि इसको अपन G बराबर मान लिया, इसको अपन G बराबर मान लिया बच्चों, ये फाई है, इसको अपन G बराबर मान लिया, G बराबर फाई। जहां G बराबर ये माना तो है भाई, सब कुछ माना बराबर, K बराबर K बटा NAB है बच्चों। ठीक है, और जब मान लीजिए हम एक, जैसे आपको पता है कि समानुपाती हटाते तो एक नियतांक लगता है, G को हमने एक नियतांक मान लिया, मान लीजिए एक नियतांक है और नियतांक हटा तो समानुपाती लग गया बच्चों, समानुपाती फाई हो गया। यानी किसी भी, है ना, ये जो आपका धारा मापी है बच्चों, इसमें जो धारा का मान है वो ऐंठन के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा बच्चों? ऐंठन के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? ऐंठन के समानुपाती होगा। ये चीज है, और जिसको लिखना है तो लास्ट में हिंदी में बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना कि चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा का मान, है ना, बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होगा। विक्षेप मतलब ऐंठन, विक्षेप मतलब ऐंठन। ठीक है बच्चों, इसको लो आप लोग बराबर में एक नियतांक लिख देना। ठीक है, बराबर में एक नियतांक लिख देना, यहां पे बराबर में एक नियतांक, क्या बच्चों? एक नियतांक। ठीक, क्या लिखोगे भाई साहब? आई समानुपाती फाई, आई समानुपाती फाई। आई समानुपाती फाई का मतलब क्या है बच्चों? कि चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली जो धारा है कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या क्लास खत्म हो गया सर? क्लास खत्म नहीं हुआ बच्चों, क्लास खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल आप परेशान ना। ठीक है, अभी क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल अभी यहां तक क्लियर है? बाकी यदि आप लोग कीलकित कुंडली की बात करें बच्चों, तो कीलकित कुंडली में बस डिफरेंस इतना रहता है कि भाई साहब इसमें किसमें ऐंठन उत्पन्न हुआ है? इसमें निलंबन तार में जो आपने लिया था उसमें ऐंठन उत्पन्न हुआ है, लेकिन वहां पर बच्चों किसमें टीका रहता है? एक फ्रेम की धुरी में दो चूल्हे होते हैं P1 P2, एक फ्रेम में बढ़िया X में उसको लगा देते हैं और दो स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग में ही आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, यहां पे ये जो है, यहां पे है बच्चों, इसकी मैं बात कर रहा था कि यहां पे जो फास्फोर ब्रांच की पत्ती नहीं लगी है, इसको जब अपन क्या करेंगे, इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, जब धारा प्रवाहित करेंगे, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो ये बल बाहर क्यों लगाएगा, अंदर बल क्यों लगाएगा? तो ये घूमेगा, जब घूमेगा बच्चों तो ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, ऐंठन उत्पन्न होगी। बाकी फार्मूला सब कुछ वही रहेगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर? चलिए, अब जो हमारा अगला जो टॉपिक आने वाला है वो क्या है सर? थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझो कि भाई साहब इसके गुण और दोष। हाँ, निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में थोड़ा समझो कि ये जो निलंबित कुंडली धारा मापी है ना बच्चों, इसमें कुछ गुण भी है, इसमें कुछ दोष भी हैं। गुण कैसे हैं कि भाई साहब अत्यंत सुग्राही है। सुग्राही का मतलब बढ़िया स्पष्ट मान देता है, तुरंत, जितना जल्दी
विक्षेप उत्पन्न होगा वो उतना ही सुग्राही होगा, मतलब उतना अच्छे से काम कर। सुग्राहिता का मतलब कितना अच्छे से काम कर रहा है। तो जो निलंबित कुंडली धारामापी बहुत बढ़िया सुग्राही होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसकी सहायता से 10 घात -6 एम्पियर की कोटि की धारा हम गणना कर सकते हैं, मतलब इतने कम धारा का मान भी हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन इसका दोष क्या है? प्रयोग करने से पूर्व धारामापी का समायोजन आवश्यक होता है, आवश्यक रूप से बच्चों, ताकि समय बर्बाद ना हो। यानी प्रयोग करने से पहले अपन क्या करेंगे, धारा बहाने से पहले इसको समायोजित करना पड़ता है। डायग्राम कहां चला गया? डायग्राम यहां पे चला गया। ये जो दर्पण होता है इसको अपन 0 पे सेट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भाई जो धारा का जो वैल्यू है लिखा रहता है, तो इसको पहले समायोजित कर लेते हैं, पता चला फिर बाद में समय लॉस है ना, ये चीज है बच्चों। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा समायोजन कर लेना चाहिए पहले, नहीं तो बाद में समय का लॉस होता है। दूसरा चीज, फास्फोर ब्रांच की पत्ती जो होती है बच्चों, कुंडी से लटकाया जाता है। कभी कभी ऐसा रहता है कि फास्फोर ब्रांच की पत्ती टूट गई, पत्ती से लटका रहता है तो टूट सकता है बच्चों, लेकिन किलकित में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक फ्रेम में लटका रहता है। या एक धारामापी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है। आसानी से हम कहीं एक दूसरे की जगह कहीं इधर उधर डुल गया अंदर का उपकरण, तो फिर क्योंकि लटका तो रहता है, लटका हिल गया तो फिर टूट टाट गया, खत्म कहानी। ये चीज इसमें गुण और दोष है। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बस 1 मिनट का समय देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक है। अब हम इसके बारे में सुग्राहिता के बारे में बात करते हैं। सुग्राहिता का मतलब कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यदि मान लीजिए किसी धारामापी में हम यदि विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तुरंत विक्षेप उत्पन्न होता है। जितना आसानी से, जितना कम समय में, जितना शीघ्रता से विक्षेप उत्पन्न होगा वो उतना ही अधिक सुग्राही होगा, मतलब उतना ही अच्छे से वो वर्क कर रहा है, उतने ही अच्छे से वो कार्य कर रहा है। ठीक है बच्चों, धारामापी की सुग्राहिता का मतलब यदि हम धारामापी में विद्युत धारा, भाई उसकी हम क्या करते हैं, केवल पता लगाते हैं कि परिपथ में धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो जैसे उसमें से धारा मतलब प्रवाहित हुआ, यदि उसमें तुरंत विक्षेप आ गया तो इसका मतलब भाई साहब उतना अधिक सुग्राही है। जब किसी धारामापी में अल्प धारा प्रवाहित करें, बहुत कम, अथवा उसके सिरों पर अल्प वोल्टता लगाएं, पर फिर भी कुंडली में अधिक विक्षेप आए, तो इसका मतलब धारामापी की सुग्राहिता अधिक है। ठीक है, धारामापी की सुग्राहिता अधिक है, मतलब अल्प धारा प्रवाहित करने पर भी बच्चों सुग्राहिता अधिक हो सकता है। आगे देखो, धारा की सुग्राहिता इस 2 प्रकार से होता है बच्चों, एक धारा सुग्राहिता होता है, दूसरा वोल्टेज सुग्राहिता होता है। अब धारा सुग्राहिता में क्या है कि मान लीजिए एकांक धारा मतलब इकाई धारा प्रवाहित करें और जितना विक्षेप आएगा वो उसकी बच्चों कुंडली की है ना क्या कहलाएगी, धारा सुग्राहिता कहलाएगी। अब समझो ना कि इकाई मतलब बहुत अल्प मात्रा में धारा, चालक के सिरों के बीच में अल्प मात्रा में धारा प्रवाहित की गई है ना, फिर भी जो मतलब अल्प मात्रा एकांक धारा प्रवाहित करने पे जो विक्षेप हुआ है। और ऐसे ही मान लीजिए सिरों के बीच वोल्टेज लगाएंगे तो अल्प वोल्टेज लगाने में जो विक्षेप आएगा वो उसकी सुग्राहिता है ना, वोल्टेज सुग्राहिता कहलाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। तो यहां पर थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे कि यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित करने पर उसमें कुंडली में विक्षेप थीटा उत्पन्न हो जाए, यदि धारामापी में आई धारा प्रवाहित करने पर, आई धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में थीटा विक्षेप उत्पन्न हो तो SI मतलब बच्चों ये आपका करंट सेंसिटिविटी है ना, इसलिए S से लगाते हैं बच्चों। सुग्राहिता का मतलब सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी यानी सुग्राहिता है। धारा के लिए तो I लगा दिया हमने, बोला गया एकांक धारा में है ना जो विक्षेप उत्पन्न होगा बच्चों। अच्छा सर ये I का मान क्या है? अरे बाबू I बराबर अभी आपने पढ़ा था, I बराबर आपने अभी क्या पढ़ा था सर, K फाई हमने पढ़ा था, K फाई NAB, यही तो पढ़ा था, चूंकि आपने भैया यही पढ़ा I बराबर, इसलिए बच्चों SI बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर SI बराबर कितना हो जाएगा? थीटा आपका रहेगा, या मान लीजिए फाई हो बच्चों तो फाई, यहां पे थोड़ा सा फाई लगा लो, विक्षेप हम यहां पे फाई ले लेते हैं,
ठीक है, क्या ले लेते हैं बच्चों, फाई। ठीक है, फाई ले लेंगे तो ठीक रहेगा, फाई विक्षेप ले लेते हैं। ठीक है, विक्षेप वही चीज है, विक्षेप तो एक ही चीज रहेगा, विक्षेप तो बदलेगा है नहीं, फाई रहेगा बच्चों। तो एक जगह थीटा तो एक जगह फाई, ऐसा नहीं, फाई फाई ले लो दोनों जगह। अब बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, आई का मान रखेंगे तो फाई बटा आई का मान कितना है, के फाई अपान एन ए बी। बड़े प्यार से बोलो सर, बड़े प्यार से, फाई से फाई कट गया, हर का हर ऊपर चला जाता है, तो आ गया एन ए बी बटा के। ये आ गया बच्चों एस आई। एस आई का मतलब भैया करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, मतलब धारा सुग्राहिता का मान आ गया, धारा सुग्राहिता का मान आ गया। इसी तरीके से बच्चों हम बात करेंगे वोल्टता सुग्राहिता। वोल्टता सुग्राहिता मतलब एकांक सिरों के बीच एकांक वोल्टेज लगाने पर कितनी सुग्राहिता उत्पन्न, मतलब कितनी विक्षेप उत्पन्न होता है बच्चों, यानी सिरों पर भी वोल्टता लगाने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप। अब विक्षेप वही फाई ले लो चाहे थीटा ले लो, आपकी इच्छा है, हम फाई ही लेकर चलेंगे, है ना। कितना एकांक की बात की जा रही है ना बच्चों, एकांक की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों, यहां पर विक्षेप फाई ले लें तो फाई के लिए अपन एस भी रिप्रेजेंट कर दें, तो भाई एकांक वोल्टेज लगाने पर कितना, ये फाई का मान है, फाई का मान रख दो। फाई का मान कितना आएगा, फाई का मान कहां से पाएंगे सर, फाई का मान यहां से पा जाओगे आप लोग, फाई का मान यहां से पा जाओगे, फाई का मान यहां से पा जाओगे। बोलो सर कैसे, देखना देखना भाई, मैं सब कुछ समझाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर रहेगा। अब चूंकि आपने आई बराबर ये पढ़ा, आई बराबर ये पढ़ा कि के फाई बराबर एन ए बी। ठीक है सर, तो इसको मैं फाई बराबर यदि वैल्यू निकालूं, फाई बराबर, तो पक्षांतर हो जाएगा, तो पक्षांतर हो जाएगा एन आई होगा बच्चों, आई गुणा कर दो, ए बी है तो ए बी है, जो भी धारा बह रहा हो परेशान मत होना, ये हो गया बटा में के हो गया, ये फाई का मान आ गया। तथा भी बराबर क्या होता है ओम के नियम से, आई आर। भी बराबर क्या होता है बच्चों, आई आर। तो वैल्यू पुट करो, तब सुग्राहिता कितनी आएगी, फाई का मान कितना है, एन आई ए बी बटा के डिवाइड बाय बच्चों आई आर। आई से आई काट दो, आई से आई कट जाएगा बच्चों, ये आई से आई कट जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, एन ए बी बटा के आर। ठीक है, मतलब एन ए बी यहां पर भी है और एन ए बी यहां पर भी है। यानी सुग्राहिता किस पर निर्भर करता है बच्चों, सुग्राहिता निर्भर करता है फेरों की संख्या पर। सुग्राहिता किस पर निर्भर करता है, दोनों में सेम है ना, सुग्राहिता किस पर निर्भर करता है बताओ जरा, सुग्राहिता किस पर निर्भर करता है, सुग्राहिता फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या अधिक होगी सुग्राहिता अधिक होगी, है ना बच्चों। आयताकार जो आपने है ना कुंडली लिया है उसका क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल के सीधा सीधा समानुपाती होगा बच्चों। और तीसरा है कितना चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उसके समानुपाती होगा। और यही चीज आगे चल करके आपको मिल ही गया है ना बच्चों, कि भाई साहब n का मान यदि अधिक होगा तो कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी बच्चों, तो सीधा सीधा है भाई साहब n का मान अधिक होना चाहिए, तभी सुग्राहिता का मान अधिक होगा। सुग्राहिता का मान अधिक कब होगा बच्चों, सुग्राहिता का मान अधिक होने के लिए n का मान अधिक होना चाहिए, यानी कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए तभी सुग्राहिता अधिक होगा, मतलब अच्छे तरीके से बरकरार करेगा। यानी कोई भी धारा मापी अच्छा कब काम करेगा बच्चों, जब उसमें है ना फेरों की संख्या अधिक हो। साथ में बच्चों आपके जो आयताकार आपने कुंडली ले रखा है उसमें ए का मान अधिक होना चाहिए। ए का मान अधिक का मतलब है कुंडली का क्षेत्रफल थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। कुंडली का क्षेत्रफल क्या हो बच्चों, अधिक होना चाहिए। बी का मान अधिक होना चाहिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होना चाहिए, यानी जो आपने नाल चुंबक लिया है बच्चों वो एकदम शक्तिशाली होना चाहिए। और कुंडली के अंदर जो बच्चों क्रोड का उपयोग करना चाहिए। क्रोड का मतलब ये कुंडली के अंदर क्रोड लगा रहता है जिससे चुंबकत्व का मान बढ़ जाता है। के का मान कम होना चाहिए, के नीचे है सीधा सीधा, भाई जो ऊपर है वो सीधा मान बढ़ाना चाहिए लेकिन नीचे वाला वैल्यू कम होना चाहिए। के का मान क्या होना चाहिए बच्चों, के का मान कम होना चाहिए, अर्थात निलंबन तार या स्प्रिंग की ऐंठन दृढ़ता कम होनी चाहिए, है ना। इसके लिए फास्फोर ब्रांच के तार स्प्रिंग का उपयोग करना चाहिए। ऐंठन दृढ़ता कम होनी चाहिए, ये चीज है बच्चों, चार चीज की निर्भरता है।
क्या इसके बाद भी कुछ चीजें हैं? ये चीज है इसकी बच्चों, इसकी मैंने बात की थी। ये आपका है कीलकित कुंडली धारा मापी। इसको इसलिए बनाया गया, पहले देखो चल कुंडली धारा मापी, देखो भाई अब सुग्राहिता वगैरह समझ में आ गया। क्लास तो बड़ा लंबा चल गया ना, क्लास अभी चलने दे कि खत्म करें? सर थोड़ा सा और 10-15 मिनट की तो बात है, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ, एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि इतना लंबा चौड़ा मेहनत करने के पीछे जानते हैं क्या है? आपका प्यार, सपोर्ट बच्चों। इसके लिए आपको एक छोटा सा सहयोग, मतलब शिव सर के साथ जुड़ा रहना है, यानी जुड़े रहना है, और कॉन्टेक्ट नंबर के साथ 9685299149 है ना। जो बच्चा लास्ट तक वीडियो देखा होगा उसको मजा भी आया होगा, और ये आज आपके लिए भैया एक छोटा सा सहयोग राशि आप लोगों को करना है, मतलब प्रॉपर नोट्स लेना है शिव सर से। इससे ये इतना नहीं केवल आपको नोट्स मिलेगा, इससे हमारी टीम को एक मजबूती मिलेगी। जो हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर आपके लिए फोड़ेंगे भाई साहब, तो उसके लिए अभी से हमको थोड़ा सा टीम वर्क करना पड़ेगा। जैसे पिछले साल हमने हिंदी में लगभग 97 नंबर का स्कोर कराया था बच्चों को, मतलब 10 मॉडल सेट प्रोवाइड किया था हिंदी का। उसके लिए हमको एक टीम वर्क की जरूरत होती है। तो बच्चों नोट्स लेना आपको बहुत जरूरी है, और प्रॉपर नोट्स मिलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, कीलकित कुंडली धारा मापी में क्या भैया थोड़ा सा सुधार किया गया कि ये जो यहाँ पे फास्फोब्रांच की पत्ती थी, अब इसको एक फ्रेम के साथ बढ़िया सा लटका दिया गया, ताकि पत्ती के टूटने का डर ना रहे, और इसको हम कहीं भी ले जाएं तो आसानी से ले जा सके। वहां पर ऐंठन पत्ती में होती थी, यहाँ पे स्प्रिंग में होती, बस हो गया, और ज्यादा कुछ है नहीं भैया। इसलिए ये थोड़ा सा निलंबित कुंडली धारा मापी से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। यानी कीलकित कुंडली धारा मापी की विशेषताएं क्या है जो आप लोगों के सामने है कि भाई साहब, इस धारा मापी में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती है, यानी धारा पैमाने में सीधे पढ़ा जा सकता है, आसानी से सीधा सीधा हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पैमाना आप देख सकते हो, एक छोटा सा भैया यहाँ पे एक स्प्रिंग, मतलब एक कील लगा हुआ है, एक छोटा सा आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, जैसे घड़ी में सुई लगा रहता है बच्चों, एक छोटा सा सुई लगा रहता है, और आसानी से इसमें हम बिना लैंप की सहायता से पढ़ सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होती बच्चों, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरा चीज, यह धारा मापी अत्यंत सुग्राही है। इसमें भी 10⁻⁶ एम्पियर की धारा हम पता कर सकते हैं बच्चों। प्रयोग के पूर्व किसी प्रकार का संयोजन नहीं लगता है। जो आप लोगों को बताया गया कि जो निलंबित कुंडली धारा मापी है, निलंबित कुंडली धारा मापी है, उसको पहले समायोजित करना है कि ताकि भाई साहब डिस्टर्ब ना हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है भैया, यूज लो तुरंत, है ना। ठीक है बच्चों, अधिकांशतः कीलकित, अब आजकल जो अपने देहात में आता बच्चों, तो यही कीलकित कुंडली धारा मापी रहता है। इसमें प्रयुक्त तो चुंबक शक्तिशाली होता है, अर्थात पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या अन्य बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इतना शक्तिशाली इसमें चुंबक लगाया जाता है कि भाई देखो, पृथ्वी का भी चुंबकत्व होता है बच्चों, पृथ्वी का भी चुंबकत्व, पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है ना। एन ध्रुव एस ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से ही लिया गया है, तो पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व का है, लेकिन चुंबकत्व का प्रभाव इन नाल चुंबक कर किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ता है। तो किसी को यदि इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बाकी इसके अलावा धारा मापी का कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, उम्मीद तो यही है बच्चों। और इसके बाद अपना चैप्टर भी खत्म होने जा रहा है। कुछ पॉइंट ऐसे बचे हैं जो कि हट गए हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का डिमांड है तो आपके लिए अगले लेक्चर में कवर कराएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करें।